Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So here we are with another session for the mock practice series of BFM and CIB. So we have already uploaded some more sessions in the previous one. So you can refer that in the for MCQ you'll get in the MCQ playlist and for case study you will get in the case study playlist, right? So आज के सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मॉड्यूल ए हम एमसीक्यू कवर कर रहे हैं, तो वन बाय वन विद कॉन्सेप्ट के साथ हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो आई एम सुमन, आज के सेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो लेट मी शो यू द कंटेंट। सो टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर द एनआरआई, व्हाट इज दैट, नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स, राइट। सो जितने भी नॉन रेसिडेंट रिलेटेड होगा यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। सो ये शायद हम इस सेशन में 10% जल्दी से कवर कराएंगे और नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में हम इट विल बी फॉलोड अप, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, you can see, let's start करते हैं। Who of the following can open a non-resident account? तो इनमें से कौन है जो कि नॉन रेसिडेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, an Indian national working with a foreign shipping company with his base office in Hong Kong, an Indian who has gone abroad to pursue higher studies, an Indian who has gone abroad for medical treatment, all of this and only A or B, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में क्या है, यहाँ पर कोई एक इंडियन है हु इज वर्किंग विथ ए फॉरेन शिपिंग कंपनी विथ इज बेस ऑफिस इन हांगकांग। फॉरेन शिपिंग कंपनी में वो काम कर रहा है, दैट मींस कुछ टाइम के लिए उसको वहां पर भी रुकना होगा, ही हैज टू लिव देयर, ठीक है। सो ये आपका है, सही है। सो ये ओपन नॉन रेसिडेंट हो गया, ठीक है। सो ये नॉन रेसिडेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका नॉन रेसिडेंट होगा वही आपका ओपन कर सकता है, ठीक है। सो अन इंडियन हु हैज गॉन अब्रॉड टू परस्यू हायर स्टडी, दैट मींस सी यहाँ पर आपका यहाँ पर वो वर्क कर रहा है, यहाँ पर वो स्टडी के लिए जा रहा है, दैट मींस शॉर्ट पीरियड के लिए तो वहां पर स्टे करेगा ना एटलीस्ट, ठीक है। सो जो शॉर्ट पीरियड के लिए स्टे कर लेगा वो भी आपका हो जाएगा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पर जो इंडियन हु हैज गॉन अब्रॉड टू परस्यू हायर स्टडीज, वो वहां पर उसको स्टे करना पड़ेगा फॉर शॉर्ट पीरियड, सो ये भी आपका इंक्लूडेड है। सो अन इंडियन हु हैज गॉन अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, सी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जाते हैं और ठीक हो जाएगा तो रिटर्न आना पड़ेगा, ठीक है। सो इतना मतलब ये बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है, विज्ञान नेग्लेक्ट है, सो ये आपका इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए एंड बी। जो आपका काम कर रहा है एक फॉरेन कंपनी में एंड जो एक स्टूडेंट है या जो भी है वो पढ़ाई के लिए हायर स्टडी के लिए गया है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ है इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, who is called as a resident as per FEMA Act 1999, ठीक है। सो आज पर फेमा एक्ट 99 कौन है जिसको हम एक रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शन है, आप इसको देखिए, ट्राई टू आंसर इट, ठीक है। सो इसके बाद हम डायरेक्टली आपको आंसर बताएंगे। सो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से जो सही आंसर है दैट इज द हियर फर्स्ट ऑप्शन को पढ़िए, ए पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ए पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर मिनिमम 182 डेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर ये वर्ड को फिक्स रखिए, यहाँ पर ये, ठीक है। सो ए पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर, ठीक है। सो ए पर्सन हु स्टेड इन इंडिया मिनिमम वन, यहाँ पर है आपका कैलेंडर ईयर और ये भी है आपका कैलेंडर ईयर। तो एज पर द फेमा द पर्सन हु स्टेड इन इंडिया मोर देन 180, मिनिमम 182 नहीं, मोर देन, उसको 182 डेज से ज्यादा रहना पड़ेगा। ये मिनिमम मतलब एटलीस्ट 182 डेज, जैसे अगर 182 डेज भी रहा वो रहेगा नहीं, एक्चुअली इसको मोर देन 182 डेज रहना पड़ेगा, ठीक है। इन द नॉट कैलेंडर ईयर, इट शुड बी इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सो कैलेंडर ईयर जैसे कि आपका 2000 जनवरी से स्टार्ट हो गया, आपका दिसंबर को खत्म होता है, आपका फाइनेंशियल ईयर कब से, आपका फाइनेंशियल ईयर आपका कब, अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, आपका 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। सो ये ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर विथ रिस्पेक्ट टू द फेमा एक्ट 1999, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, an NRE term deposit account can be opened, an NRE term deposit account can be opened for a minimum period of, so NRE जब NRE नॉन रेसिडेंट आपका ई फॉर एक्सटर्नल है। सो ये जो जितने भी अकाउंट्स है इसका रिलेटेड एक हमारा कंप्लीट हमारा कॉन्सेप्ट वाला ही वीडियो है, बीएफएम में चेकआउट कर लीजिएगा, और उसके साथ और एक एमसीक्यू सेशन ऑलरेडी उसके लिए है, और यहाँ पर हम और कुछ डिटेल्स में जा रहे हैं, ठीक है। सो एन एनआरई टर्म डिपॉजिट जब वो ओपन होता है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, तब इसका मिनिमम पीरियड कितने टाइम के लिए ओपन हो सकता है, ठीक है। सो 3 years, 5 years, 10 years, 6 months और 1 year।
सो एनआरआई टर्म डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन फॉर ए मिनिमम, इसका जो मिनिमम पीरियड रहना चाहिए ये जो टर्म डिपॉजिट का दैट इज 1 ईयर, ठीक है। सो 1 ईयर मिनिमम ये रहना चाहिए। तो इसका जो आंसर है 1 ईयर, ऑप्शन नंबर ई। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए हियर, एज पर आरबीआई, एक सेकंड, एज पर आरबीआई एफसीएनआर बैंक अकाउंट, एफसीएनआर, ठीक है, सो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, ठीक है। सो एफसीएनआर बैंक अकाउंट कैन ओपन इन, सो आरबीआई के गाइडेंस के अकॉर्डिंगली जो एफसीएनआर बैंक अकाउंट है हम उसको ओपन कर सकते हैं इन, यहाँ पर ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 3 करेंसीज, नेम जी कौन सा करेंसी में हम ओपन कर सकते हैं एफसीएनआर अकाउंट को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन में है 3 करेंसी में, दैट इज पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर एंड यूरो। सेकंड ऑप्शन है 2 फॉरेन करेंसी, पाउंड स्टर्लिंग एंड यूएस डॉलर। 4 करेंसीज, that is pound sterling, US dollar and euro and Japanese yen. 6 currencies, that is pound sterling, US dollar, euro, Japanese yen, Canadian dollar and Australian dollar, ठीक है। सो यहाँ पर है नॉन ऑफ दिस। सो आज पर आरबीआई गाइडलाइंस जो एफसीएनआर अकाउंट है दैट कैन बी ओपन इन 6 करेंसीज, और यहाँ पर जो मेंशन है इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा फर्स्ट है पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन एंड कैनेडियन डॉलर एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी है 6 करेंसीज। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और आपका जो एनआरआई रिलेटेड देखिए केस स्टडी आएगा ना आपको इसी के अंदर आएगा। मैं आपको एक बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा और कोई आपका और एक कोई दूसरा करेंसी दे देगा जो आपको मेंशन होगा, इसमें आपको ओपन हो सकता है नहीं। तो आपका केस स्टडी के अंदर यही वाला पॉइंट ही आपका मेंशन होता है। आप इसी को कंटिन्यूअसली कवर करिए, आपका केस स्टडी भी कवर हो जाएगा। केस स्टडी मतलब क्या, एक केस स्टडी देगा उसी के अंदर से आपको एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है। केस स्टडी है तो अच्छा है क्योंकि हमें रेफरेंस तो मिलेगा एटलीस्ट। सो आप इसको कवर करिए, कंप्लीटली कवर करिए, सो दैट एंड रिवाइज भी करिएगा, सो दैट आपको जो है कॉन्फिडेंस जो है एनालिटिकल पावर जो है आपको बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बिलीव मी, यही मैं करके गया था एंड क्लियर इन 1 गो, ठीक है। सो एट प्रेजेंट पर मेन इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कौन से इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो इसको ऐसा नहीं कि एमसीक्यू है तो बस आंसर जान लेना है, यू नीड टू एनालाइज द थिंग्स, ठीक है, देन ओनली आपको याद रहेगा ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। सो at present rate of interest on NRA term deposit for 5 years maturity as per RBI is, so NRA term deposit का जो है प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 years टर्म इसका मैच्योरिटी पीरियड रहेगा एज पर RBI गाइडलाइंस, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, not exceeding 6%, not exceeding 250 basic points below BPLR of the bank, not exceeding 250 basic points above LIBOR for USD for 3 years maturity, not exceeding LIBOR। सो यहाँ पर लंदन इंटरबैंक लिबर का फुल फॉर्म है, सो आपको मैं बताता हूँ एक सेकंड। सो लिबर नॉट एक्सीडिंग लिबर फॉर यूएसडी फॉर 3 years मैच्योरिटी प्लस फॉर 3 years मैच्योरिटी प्लस 175 बेसिक पॉइंट्स, नॉट एक्सीडिंग 50 बेसिक पॉइंट्स एबव लिबर, ठीक है। सो फॉर यूएस डॉलर फॉर 5 years मैच्योरिटी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है एट प्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल टर्म डिपॉजिट्स फॉर 5 years मैच्योरिटी एज पर आरबीआई, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज नॉट एक्सीडिंग लिबर। सो लिबर का है आपका लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। सो जो भी आपका लिबर रहेगा इससे आपका नॉट एक्सीडिंग लिबर फॉर यूएसडी फॉर 3 years मैच्योरिटी प्लस 175 बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। सो इसका जो आंसर है दिस इज ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एट प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनआरई सेविंग अकाउंट, सो टर्म डिपॉजिट का था, तो एनआरई जो सेविंग बैंक अकाउंट रहेगा एज पर गाइडलाइंस, तो इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर है एज एप्लीकेबल इन डोमेस्टिक डिपॉजिट्स नॉट एक्सीडिंग रेट एप्लीकेबल टू एनआरई टर्म डिपॉजिट्स फॉर 1 year। सो इससे जो टर्म डिपॉजिट 1 year के लिए रहता है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 50 बेसिक पॉइंट्स एबव लिबर फॉर यूएसडी फॉर 6 month मैच्योरिटी, ठीक है। सो 50 बेसिक पॉइंट मतलब जितना भी लिबर होगा उससे 50 हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिबर फॉर यूएसडी 1 year मैच्योरिटी, यहाँ पर 6 year मैच्योरिटी के लिए, और यहाँ पर वही है पॉइंट 50 बेसिक पॉइंट्स एबव लिबर, not exceeding 6 month liver
फॉर यूएसडी, ठीक है। सो 6 मंथ लीवर के लिए जो है उससे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको और एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, नॉट एक्सीडेड लीवर, दैट मीन्स जितना भी आपका लीवर होगा लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट इसको एक्सीड नहीं होना चाहिए, जो कि लंदन इंटर बैंक लीवर जो है फॉर ए 3 इयर्स मैच्योरिटी उससे आपका नहीं होना चाहिए, प्लस 175 बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो देखिए जो ये है टर्म डिपॉजिट का, एंड जो सेविंग अकाउंट के लिए नॉर्मली क्या होता है, जो एनआरई सेविंग अकाउंट है यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस केस में यही डिफरेंस है टर्म एंड सेविंग के बीच में। यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा आपका आज एप्लीकेबल इन डोमेस्टिक डिपॉजिट, जितना आपको डोमेस्टिक डिपॉजिट सेविंग में मिल रहा है उनको वही मिलेगा, जैसे कि अभी 2.75 शायद मिल रहा है, ठीक है। सो आपको वही वाला इंटरेस्ट आपका एनआरई सेविंग अकाउंट में भी मिलेगा, ठीक है। सेविंग अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, और उस केस में टर्म डिपॉजिट केस में आपका लीवर के ऊपर ये आपका डिपेंड हो जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, when an NRE FD is made for more than 5 years, तो जब आपका मोर देन 5 इयर्स के लिए एनआरई एफडी ओपन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट विल बी, तो यहाँ पर आज एप्लीकेबल फॉर 5 इयर्स, आज एप्लीकेबल फॉर 3 इयर्स, एनआरई नील आज एनआरई एफडी कैन नॉट ओपन मोर देन 3 इयर्स, सो डी इज 3 इयर्स और 5 इयर्स एज पर बैंक डिस्कशन। सो देखिए एनआरई एफडी जो है 3 इयर्स के लिए नॉर्मली होता है, पर अगर मोर देन 5 इयर्स के लिए ओपन होता है तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है दैट विल बी ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर 3 इयर्स। तो यहाँ पर जो है 3 इयर्स के लिए वही वाला इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इसका क्या क्या आंसर है, ठीक है। सो मिनिमम एंड मैक्सिमम यहाँ पर जो पॉइंट है इसको यू नीड टू रिमेंबर, जो समझने वाला बात नहीं है। जैसे कि आपका 5 इयर्स, अगर आपका मोर देन 5 इयर्स को कर रहा है तो हमें क्या करना है, दैट विल बी जो 3 इयर्स के लिए एप्लीकेबल है वही वाला एप्लीकेबल होगा, सिंपल थिंग, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच एफसीएनआर बी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ठीक है। सो टर्म डिपॉजिट कैन बी ओपन इन ईयर एंड ईयर। सो मिनिमम एंड मैक्सिमम ईयर के लिए जो एफसीएनआर बी अकाउंट ओपन होता है उसका मिनिमम जो टर्म डिपॉजिट का मिनिमम टाइम पीरियड कितना कितना रहेगा और मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो मिनिमम यहाँ पर देखिए 1 ईयर मिनिमम, 5 इयर्स मैक्सिमम, 1 ईयर मिनिमम, मैक्सिमम 3 इयर्स, 1 ईयर मिनिमम, मैक्सिमम 7 इयर्स, 1 ईयर सॉरी 3 इयर्स मिनिमम, 5 इयर्स मैक्सिमम, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है एफसीएनआर का मिनिमम ईयर रहना चाहिए 1 ईयर एंड मैक्सिमम रहना चाहिए दैट इज 5 ईयर, बट इट। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। इसको याद रखिए, मैक्सिमम टाइम ये रिपीट होता है, ठीक है। एफसीएनआर के केस में मिनिमम होगा आपका 1 ईयर और मैक्सिमम हो जाएगा आपका 5 ईयर्स, बट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन्ड एज एनआरई अकाउंट्स। सो जब एनआरई अकाउंट्स हम ओपन करते हैं तो कौन सा वाला अकाउंट ओपन हो सकता है। सो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स, बोथ ए एंड बी, सेविंग एंड करेंट और ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पर आप ट्राई करिए आंसर करने, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्या क्या डिफरेंट है प्रीवियसली हमने तो जान लिए, सो फिर आपको अभी इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है ऑल ऑफ दिस, वो सेविंग भी ओपन कर सकता है, फिक्स्ड भी ओपन कर सकता है, करंट भी। अगर करंट करता है तो उसको 0 मिलेगा, सेविंग करेगा तो उसको डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। और आपका फिक्स्ड डिपॉजिट करेगा तो इसका आपका लीवर के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, गॉट इट। सो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ई है करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, फॉर कन्वर्टिंग एनआरई डिपॉजिट्स टू एफसीएनआर डिपॉजिट्स व्हिच रेट वुड बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो जितना भी आपका एनआरई डिपॉजिट्स है उसको आप हमारे एफसीएनआर डिपॉजिट्स में कन्वर्ट कराएंगे, देन कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, टीटी बाइंग रेट, टीटी सेलिंग रेट, बिल बाइंग रेट, बिल सेलिंग रेट। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर दें, ठीक है। सो एंड ये रेट के साथ है, सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपने हमारा रेट वाला मर्चेंट रेट वाला वीडियो देखे, एक सिंपल कंसेप्ट था, ठीक है। बैंक अगर बाय कर रहा है देन उसके इसमें होगा बाय, सेल कर रहा है तो देन सेल होगा, ठीक है। सो देखिए सिंपल, आपको इसके लिए जानना पड़ेगा। एनआरई डिपॉजिट्स हमारा इंडियन रुपीज में मेंटेन हो जाता है, एफसीएनआर अकाउंट हमारा फॉरेन करेंसी एफसी फॉरेन करेंसी में मेंटेन होता है। अगर हम एनआरई अकाउंट को हम एफसीएनआर डिपॉजिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट मींस वी नीड टू कन्वर्ट द आईएनआर टू एफसी, इंडियन रुपीज को हम फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। उस केस में क्या होना होगा, देखिए बैंक ये 20 में रहेगा हमारा, बैंक क्या करेगा, आईएनआर को बाय करेगा, सेल क्या करेगा, फॉरेन करेंसी को। तो जब आईएनआर को बाय करके सॉरी सेल क्या कर रहा है, फॉरेन करेंसी को, और इन एक्सचेंज ऑफ आईएनआर में सो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। सो इस केस में सेल जब करता है उस केस में हमारा देखिए बिल तो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है ना, सो ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। सो टीटी बाइंग और टीटी सेलिंग होगा। यहाँ पर बैंक क्या कर रहा है, बैंक के पर्सपेक्टिव में सोचिए, बैंक क्या कर रहा है, जो एनआरई डिपॉजिट को सेल कर रहा है क्या, फॉरेन करेंसी इन कन्वर्सन ऑफ द इन एक्सचेंज ऑफ द इंडियन रुपीज। अगर सेल कर रहा है तो हमारा हो जाएगा टीटी सेलिंग रेट, सिंपल केस, ठीक है।
तो इसका जो आंसर है टीटी सेलिंग रेट, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एनआरआई इज डिफाइंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो जो नॉन रेसिडेंट इंडियन से कौन से एक्ट में डिफाइन है? आरबीआई एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फेमा एक्ट, पीएमएल एक्ट, नॉन ऑफ दिस। सो एनआरआई इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये जो आपका डिफाइन है दैट इज एज पर द एक्ट इनकम टैक्स एक्ट, जस्ट रिमेंबर इट। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, an NRA can remit up to how much US dollar in a financial year from his NRO non-residence ordinary accounts। so NRO का मतलब क्या है? that is non resident ordinary, O for ordinary, ठीक है। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ सेल proceeds of immovable properties provided it's held for at least how many years, ठीक है। दैट मींस यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा है कि एक एनआरआई रेमिट कर सकता है अप टू कितना यूएस डॉलर इन ए फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम हिज, उसका जो एनआरआई अकाउंट है नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट है वहां पर, और किस लिए वो सेल कर रहा है? फॉर द सेल ऑफ द इमूवेबल, जो भी उसका सेल हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जो कि कितने साल के लिए वो हेल्ड था, मतलब उसके पास रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर 1 मिलियन 10 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स तक उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड था। 1 लाख मैक्सिमम 1 लाख, how much is asking can remit up to means maximum amount, ठीक है। 1 लाख 5 years, 10 लाख 5 years, 1 मिलियन नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। दैट मीन्स उसका कोई भी नो रेस्ट्रिक्शन रहेगा हेल्ड में, कभी भी वो हेल्ड कर सकता है एंड कैन बाय एंड सेल, ठीक है, सॉरी सेल कर सकता है। सो यहाँ पर जो है एनआरए कैन रेमिट अप टू हाउ मच मैक्सिमम यूएस डॉलर इन ए फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 मिलियन रहेगा। एंड ये जो सेक्स है सेल प्रोसीडिंग्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड इट्स हेल्ड फॉर हाउ मेनी इयर्स इट डजंट मैटर, सो नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द होल्डिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो याद रखिएगा 1 मिलियन ऑन प्रॉपर्टी कितने टाइम के लिए होल्ड कर रहा है या नहीं किया वो मैटर नहीं करता है, और जो मैक्सिमम अमाउंट है दैट इज 1 मिलियन। सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। सो इसका आंसर आपको पता चल गया। सो नेक्स्ट वन मोर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हम ये वाला सेशन जो एनआरई नॉन रेसिडेंट अकाउंट है उसको एंड करेंगे। नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में और जो कुछ क्वेश्चंस रहा उसको हम अटेंड करेंगे, ठीक है। सो इसको पहले देख लीजिएगा प्रीवियसली, और उसको जो है आप एनआरई को कंप्लीट करिए सो दैट आपको वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। इन एनआरई अकाउंट नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट मिनिमम पीरियड ऑफ टर्म डिपॉजिट्स, तो टर्म डिपॉजिट्स का मिनिमम पीरियड कितना रहना चाहिए? 1 ईयर, 6 मंथ, 7 डेज, 15 डेज, नॉन ऑफ दिस। सो इसका जो है आंसर एनआरओ अकाउंट में मिनिमम पीरियड ऑफ द टर्म डिपॉजिट आपका जो आंसर है दैट इज 7 डेज, ठीक है। सो दिस इज 7 डेज के लिए आपका मिनिमम रहना चाहिए इन एनआरओ अकाउंट। सो इसी के साथ हम ये सेशन को एंड करते हैं और एमसीक्यू, और हमारा नेक्स्ट सेशन में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सब एड करेंगे, जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, और शायद 12 to 15 क्वेश्चन रहेगा एनआरओ के लिए जितना नॉन रेसिडेंट अकाउंट है। उसके बाद और जो नेक्स्ट चैप्टर विल बी फॉलोड अप, ठीक है। सो इफ यू लाइक इट, होपफुली जो सेशन है आपका प्रिपरेशन में कुछ एड किया होगा। इफ यू लाइक इट देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स एज वेल, ठीक है। सो till the next session, just keep learning and take care of yourself. Thanks for watching and see you soon guys. एंड उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए देन यू विल गेट द लिंक इन द अबाउट सेक्शन, ठीक है। सो जस्ट follow the link and join that group so that you can also attempt the quizzes, also participate in the discussion as well, ठीक है। So see you guys soon.